हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र मींस ब्लड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएस की कर रहे हो या यूपीपीसीएस की कर रहे हो, किसी भी चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह करना। शॉर्ट नोट्स हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है तो वो क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं कर रखी वो शॉर्ट नोट से शॉर्ट तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, थोड़ी सी देखना, अच्छा लगे तो अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं रुधिर। तो रुधिर मीन्स ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ब्लड है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तो तरल रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका पीएच 7.4 होता है, अर्थात रक्त हल्का क्षारीय होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, अर्थात रक्त हल्का क्षारीय होता है। आगे, एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण अस्थियों, प्लीहा तथा यकृत में होता है। तो यहाँ से एक ही 5 लाइनों से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप अच्छी तरह कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। रुधिर का शुद्धिकरण वृक्क अर्थात किडनी में होता है। तो रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। और रक्त का ऑक्सीजीकरण फेफड़ों में होता है। और रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। और प्लीहा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान कहते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे। रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? किडनी में होता है। और रक्त का ऑक्सीकरण फेफड़ों में होता है। और प्लीहा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान। आगे करते हैं। रक्त में हिपेरिन नाम प्रतिस्थक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त में हिपेरिन नाम प्रतिस्थक पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। तो रक्त में हिपेरिन नाम प्रतिस्थक मतलब कि एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप अच्छी तरह कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। रक्त बैंकों में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। रक्त बैंक में रक्त को कितने डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक। आगे बढ़ते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं, कौन से हैं? प्लाज्मा तथा ब्लड कार्पसल्स मीन्स की रक्त कणिकाएं। रक्त के 2 भाग होते हैं। पढ़ते हैं। प्लाज्मा रुधिर का द्रव्य भाग है, जो कुल रुधिर का 60% होता है। जो प्लाज्मा है रुधिर का कौन सा भाग है? द्रव्य भाग है, जो कुल रुधिर का 60% होता है। आगे पढ़ते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन से हैं? एल्बुमिन, यह अंडे में पोतक का मतलब कि यौग का निर्माण करती है। प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। एल्बुमिन, यह अंडे में पोतक का निर्माण करती है। ग्लोबुलिन, यह प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और फाइब्रोजोन, यह रक्त के धक्के का निर्माण करती है। प्लाज्मा में से क्या करती है? ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ सीरम कहलाता है। तो हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। यह रक्त के धक्के का निर्माण करती है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, प्लीज़ अच्छी तरह कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं।
हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं मीन्स आरबीसी, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी में लाल रक्त कणिकाओं में 4 यूनिट हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन? 4 यूनिट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व उपस्थित होता है और लौह तत्व के कारण रुधिर का वर्ण मीन्स रुधिर का रंग लाल होता है और इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आगे पढ़ते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जो स्तनधारी हैं उनमें उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन 120 दिन का होता है। 80 से 120 दिन के बीच होता है आरबीसी का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। आगे पढ़ते हैं। पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50-55 लाख तथा महिलाओं में 45-50 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50-55 लाख तथा महिलाओं में 45-50 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है। आगे, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम तथा महिलाओं में 12-14 ग्राम प्रति 10 ml होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14-16 ग्राम तथा महिलाओं में 12-14 ग्राम प्रति 10 ml होती है। आगे पढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसमें पढ़ते हैं इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। रुधिर में इनकी संख्या 10,000 प्रति घन सेंटीमीटर होती है। तो रुधिर में इनकी संख्या कितनी होती है? 10,000 प्रति घन सेंटीमीटर। इसका जीवन काल 2-5 दिन तक का होता है। 2 से 5 दिन तक इनका जीवन काल होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। और श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? शरीर के इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। आगे करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छी तरह कीजिएगा। आगे करते हैं। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। में इनकी संख्या 1-4 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती है और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 4-5 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2-5 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का 4-5 दिन का होता है। आगे पढ़ते हैं। यह रक्त के धक्के का निर्माण करती है। आगे पढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी। आगे पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक चक्कर में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक चक्कर में रक्त हृदय में कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? विलियम हार्वे ने करी थी। आगे पढ़ते हैं। ट्राइक स्पीड तथा बाइक स्पीड बल्ब के बंद होने से प्रथम हृदय धमनी उत्पन्न होती है, जिसे लब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइक स्पीड तथा बाइक स्पीड वोल्व के बंद होने से प्रथम हृदय धमनी उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं? लब कहते हैं। आगे पढ़ते हैं।
चंद्राकार कपाटों के बंद होने से द्वितीय हृदय गति उत्पन्न होती है, जिसे डप कहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से द्वितीय हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, डप कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक धड़कन को बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो एक धड़कन को बनने में कितना समय लगता है, 0.8 सेंटीमीटर, सॉरी गलत बोल दिया, एक धड़कन को बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक धड़कन को बनने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार, और हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप किया जाता है। एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब 120/80 mmHg होता है और रक्त दाब का मापन स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से किया जाता है। रक्त दाब का मापन धमनियों में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। दायां अलिंद में पेशी की बनी हुई एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पेसमेकर हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। आगे पढ़ते हैं। हृदय में हिज बंडल या तथा पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। हृदय में हिज बंडल या पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। 1 किलोग्राम में 80 मिलीलीटर रुधिर होता है। 1 किलोग्राम में कितना रुधिर होता है, 80 मिलीलीटर रुधिर होता है। आगे पढ़ते हैं। रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल लेटस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रुधिर वर्ग का पता लगाया था। कार्ल लेटस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रुधिर वर्ग का पता लगाया था। लाल रक्त कणिका में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त की भिन्नता पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। लाल रक्त कणिका में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त भिन्नता पाई जाती है। रुधिर में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीबॉडी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। रुधिर में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीजन तथा प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स को एंटीबॉडी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे भी मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ए, बी एंड O1 रुधिर वर्ग। ए में एंटीजन ए पाया जाता है। ए में एंटीजन ए पाया जाता है। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में एंटीजन बी पाया जाता है। और आगे पढ़ते हैं। ए बी रुधिर वर्ग में ए तथा बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, परंतु कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इस रुधिर वर्ग को सार्वत्रिक ग्राहक कहा जाता है। ए बी रुधिर वर्ग को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राहक कहा जाता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, परंतु एंटीबॉडी ए तथा बी होते हैं। इस रुधिर वर्ग को सर्वाधिक प्रदाता कहा जाता है, सर्वाधिक डोनर कहा जाता है ओ वालों को। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, परंतु एंटीबॉडी ए तथा बी होते हैं। इस रुधिर वर्ग को सर्वाधिक डोनर कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। आरबी फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। रीसस नामक बंदर में लेंडस्टीनर तथा वीनर ने एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की, जिसे RH फैक्टर कहा गया।
दोबारा पढ़ते हैं। रीसस नामक बंदर में लेंड स्टीनर तथा बीनर ने एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की जिसे RH फैक्टर कहा गया। यदि RH पुरुष तथा RH स्त्री से विवाह हो जाए तो प्रथम संतान सामान्य होगी तथा इसके बाद उत्पन्न गर्भस्थ शिशु का रक्त जमने के कारण मृत्यु हो जाती है। क्या है? यदि RH पुरुष तथा RH स्त्री से विवाह हो जाए तो प्रथम संतान क्या होगी? सामान्य, और इसके बाद उत्पन्न गर्भस्थ शिशु का रक्त जमने से मृत्यु हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोमिस फीटलेस कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं के कार्य पढ़ते हैं। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यक पोषण तत्व, रासायनिक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपविष्ट उत्पाद ले जाता है। रक्त लंग्स में पहुंचकर लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन की सहायता से श्वास से ऑक्सीजन प्राप्त करके उसका संवहन करता है और उसे ऊतकों में वितरित करता है। पचा हुआ भोजन रुधिर के प्लाज्मा में मिल जाता है और शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंच जाता है। रक्त ऊतकों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रकारों को उत्सर्जन अंगों तक ले जाकर उसका निष्कासन करता है। यह हार्मोन्स, एंटी टॉक्सिन्स तथा एंटीबॉडीज को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। रक्त जल संवहन के द्वारा शरीर के ऊतकों को सूखने से बचाता है और उन्हें नम एवं मुलायम रखता है। रक्त अपने आंतजन के गुण के द्वारा रक्त स्राव को रोककर जीवन की रक्षा करता है। रक्त अपने आयतन तथा श्रेणीता में परिवर्तन लाकर रक्त दाब पर नियंत्रित रखता है। तो हमने क्या पढ़े? हमने पढ़े रक्त के कार्य। अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक और लोहा होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट्स वही आएंगे। तो हम पढ़ते हैं। लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक और लोहा होता है, हम पढ़ चुके हैं, जिसे हीमोग्लोबिन आता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त संचालन क्रिया के दौरान यह फुसफुस मीन्स लंग से ऑक्सीजन लेता है और हीमोग्लोबिन में बदल जाता है एवं ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाती है। दोबारा पढ़ते हैं। रक्त संचालन क्रिया के दौरान यह लंग से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में बदल जाती है एवं ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक Fe2+ कॉम्प्लेक्स एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन मिला होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक Fe2+ कॉम्प्लेक्स एवं ग्लोबिन नामक प्रोटीन मिला होता है। मनुष्य में विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल में किसी की कमी के कारण रक्तहीनता रोग हो जाता है। क्या? मनुष्य में विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल में किसी की भी कमी के कारण रक्तहीनता रोग हो जाता है। कमजोर एवं पुरानी RBCs की मृत्यु यकृत, प्लीहा एवं अस्थि मज्जा में हो जाती है। कमजोर एवं पुरानी RBCs की मृत्यु यकृत, प्लीहा एवं अस्थि मज्जा में हो जाती है, जिसके कारण इन्हें RBS का कब्र ग्रह कहा जाता है। तो जो कमजोर एवं पुरानी रक्त कणिकाओं की मृत्यु जैसे वो यकृत जैसे लीवर वगैरह से हो जाती है, जिसके कारण RBC को कब्र ग्रह कहा जाता है। रक्त का जमना। रक्त में फाइब्रिनोजीन प्रोटीन, थ्रोम्बोजीन, विटामिन के, थ्रोम्बोकाइन्स, कैल्शियम और कुछ अन्य पदार्थ रहते हैं, जिसके कारण रक्त जमता है। रक्त का जमना। रक्त में फाइब्रिनोजीन प्रोटीन,
थ्रोम्बोजीन, विटामिन के, थ्रोम्बोकाइन्स, कैल्शियम और कुछ अन्य पदार्थ रहते हैं जिनके कारण रक्त जमता है। रुधिर वाहिनियों के फटने पर रुधिर के बहने से रोकने के लिए रुधिर जम जाता है। दोबारा पढ़ते हैं। रुधिर वाहिनियों के फटने पर रुधिर को बहने से रोकने के लिए रुधिर जम जाता है। इस क्रिया में थ्रोम्बोसाइट सहायता पहुंचाते हैं। आगे पढ़ते हैं। रक्त कण और फाइब्रिन के मिलने से रक्त का धक्का बन जाता है। रक्त कण और फाइब्रिन के मिलने से रक्त का धक्का बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। सीरम। सीरम नामक पीले रंग का तरल बहाकर पृथक हो जाता है, जिसके सूखने के साथ धक्का कड़ा हो जाता है। तो सीरम के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जो सीरम नामक पीले रंग का तरल बहाकर पृथक हो जाता है और जिसके सूखने के साथ साथ धक्का कड़ा हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजीन नामक प्रोटीन होता है। रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजीन नामक प्रोटीन होता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाओं को पढ़ते हैं। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है: धमनियां, कोशिकाएं तथा शिराएं। धमनियों के बारे में पढ़ते हैं। इनमें रक्त का संचार हृदय से विभिन्न अंगों की ओर होता है। इनमें रक्त का संचार हृदय से विभिन्न अंगों की ओर होता है। इनकी दीवार शिरा की अपेक्षा मोटी तथा 3 परतों की बनी होती है। वे जैसे जैसे हृदय से दूर होती है वैसे वैसे इनकी मोटाई कम हो जाती है। जो धमनियों की दीवार है, इनकी दीवार शिरा की अपेक्षा मोटी तथा 3 परतों की बनी होती है। ये जैसे जैसे हृदय से दूर होती है वैसे वैसे इनकी मोटाई कम होती जाती है। आगे पढ़ते हैं। धमनियां धमनिकाओं में और धमनिकाएं कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। धमनियां धमनिकाओं में और धमनिकाएं कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। धमनियों से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनियों से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आगे पढ़ते हैं। कोशिका। ये अति सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता से ही देखा जाता है। तो कोशिकाएं कौन होती हैं? ये अति सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की सहायता से देखा जाता है। आगे पढ़ते हैं। रक्त और ऊतक के मध्य पोषक तत्वों ऑक्सीजन, रक्त, प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका की दीवार के माध्यम से होता है। दोबारा पढ़ते हैं। रक्त और ऊतक के मध्य पोषक तत्वों ऑक्सीजन, रक्त, प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थों का आदान प्रदान कोशिकाओं की दीवारों के माध्यम से होता है। शिराएं। इनमें रक्त का संचार शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर होता है। धमनियों की भांति इनकी भी दीवार 3 परतों से बनी होती है और शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रक्त कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं और हमेशा ही आते हैं। और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा तो आपका धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी देखा है तो शायद आपने नॉलेज ली होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय।